लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 1000 PYQ सीरीज़ का 31st क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में एक फेमस कोटेशन दिया गया है, विदाउट लाइब्रेरीज व्हाट वी हैव नो पास्ट नो फ्यूचर। और हमें बताना है कि ब्यूटीफुल सी बात किन्होंने कही थी। तो पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। यहाँ लेखक बेसिकली कह रहा है कि लाइब्रेरीज सिर्फ बुक्स रखने की जगह नहीं है। लाइब्रेरी एक सोसाइटी की कलेक्टिव मेमोरी की तरह काम करती है। वी हैव नो पास्ट। इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब है कि लाइब्रेरीज़ में हम प्रीवियस जनरेशन्स की बुक्स, आइडियाज़, लिटरेचर, हिस्ट्री, साइंटिफिक नॉलेज और कल्चरल रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करते हैं। अगर ये रिकॉर्ड्स प्रिजर्व ही ना हो तो हम अपने पास्ट को सिस्टमेटिकली समझ नहीं पाएंगे। और वी हैव नो फ्यूचर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फ्यूचर बनाने के लिए हमें पास्ट के एक्सपीरियंसेस और एक्यूमुलेटेड नॉलेज से सीखना होता है। लाइब्रेरीज नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करती है और इसीलिए लाइब्रेरी पास्ट के नॉलेज को फ्यूचर जनरेशन से कनेक्ट करती है। तो कोटेशन का डीपर आइडिया हुआ कि लाइब्रेरीज पास्ट को प्रिजर्व करती है, प्रेजेंट को नॉलेज देती है और फ्यूचर के लिए फाउंडेशन तैयार करती हैं। तो ये कोटेशन रे ब्रैडबरी ने कहा था। रे ब्रैडबरी ने कहा था कि विदाउट लाइब्रेरीज व्हाट वी हैव नो पास्ट, वी हैव नो फ्यूचर। उनकी राइटिंग्स में बुक्स, रीडिंग और सेंसरशिप जैसे थीम्स पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट रहे हैं और इसीलिए लाइब्रेरीज और बुक्स के इम्पोर्टेंस से उनका नाम स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होता है। चाहो तो इस कोटेशन को आप रे ब्रैडबरी की फ़ारेनहाइट 451 बुक से एसोशिएट करके भी याद रख सकते हो, क्योंकि उन्हीं की इसी बुक में उन्होंने ये कोटेशन यूज़ किया था। इसलिए एग्ज़ाम में जब भी आप ये कोटेशन देखिए कि विदाउट लाइब्रेरीज व्हाट वी हैव नो पास्ट, वी हैव नो फ्यूचर, तो कॉन्फिडेंटली आपको रे ब्रैडबरी का याद रखना है और उसी को मार्क करना है। 32nd क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें TCP/IP मॉडल की लेयर्स के नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल सूट या मॉडल होता है जो इंटरनेट और नेटवर्क कम्युनिकेशन का फाउंडेशन होता है। लेकिन पहले हम समझते हैं कि लेयर्स का क्या मतलब है यहाँ पर। तो नेटवर्किंग को एक ही काम की तरह मत समझो। जब भी आप अपने फ़ोन से किसी दूसरे कंप्यूटर या किसी दूसरे फ़ोन को कोई भी डेटा भेजते हो तो बहुत सारे डिफरेंट टास्क होते हैं। एप्लीकेशन डेटा बनाना, डेटा को फिर ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसके बाद एड्रेसिंग या रूटिंग करना और एक्चुअल नेटवर्क मीडियम पर उसको भेजना। तो इन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन्हीं को हम TCP/IP मॉडल की लेयर्स बोलते हैं। इसमें फर्स्ट लेयर होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ये यूज़र और एप्लीकेशन के क्लोजेस्ट लेयर होती है। तो यहाँ पर नेटवर्क एप्लीकेशंस और प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जैसे कि HTTP, HTTPS, FTP, SMTP और DNS। जबकि सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं। डेटा को रिलायबल और अप्रोप्रिएट मैनर में डिलीवर करने के लिए प्रोटोकॉल्स जैसे कि TCP और UDP यहाँ पर एसोसिएटेड रहते हैं। उसके बाद थर्ड लेयर की अगर हम बात करें तो वो होती है इंटरनेट लेयर। ये हमारी मेनली लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग से रिलेटेड होती है। इस लेयर का मेजर प्रोटोकॉल IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एंड द फोर्थ लेयर इज़ नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसे हम लिंक लेयर या फिर नेटवर्क इंटरफेस लेयर के नाम से भी जानते हैं या कह सकते हैं। ये नेटवर्क के एक्चुअल लिंक या फिर मीडियम पर डेटा ट्रांसमिट करने से रिलेटेड फंक्शंस को हैंडल करती है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो हमारा ट्रेडिशनल TCP/IP मॉडल होता है उसमें कुल 4 लेयर्स होती हैं। अब आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर हम कुछ ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन C में हमें 5 भी दिया हुआ है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि कुछ मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स और जो हमारे नेटवर्किंग कोर्सेज होते हैं उसमें 5 लेयर इंटरनेट मॉडल भी एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें TCP/IP में जो हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर है उसको 2 में डिवाइड कर दिया जाता है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में। ये दोनों में हम सेपरेट कर देते हैं। लेकिन जो हमारा क्लासिकल ट्रेडिशनल TCP/IP मॉडल है, जैसे जो स्टैंडर्ड MCQs हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसमें कुल 4 लेयर्स ही हम होती हैं। फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 7 लेयर्स भी है। तो TCP/IP मॉडल की हमारे पास 7 लेयर्स नहीं होती हैं, ये OSI मॉडल की होती हैं।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है यहाँ पर कि TCP/IP मॉडल की कुल 4 लेयर्स होती है और OSI मॉडल की कुल 7 लेयर होती है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाए दैट हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन TCP/IP मॉडल, तो आप मार्क करेंगे 4। और अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल, तो आप मार्क करेंगे 7। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यानी कि 4 लेयर्स, TCP/IP मॉडल में कुल 4 लेयर्स होती हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 33rd क्वेश्चन है ये। ओके, इस क्वेश्चन में लाइफाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। लाइफाई होता क्या है, पहले ये समझते हैं। लाइफाई एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि लाइट का यूज़ करके डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपने कभी LED बल्ब देखा है? ऑफ कोर्स देखा ही होगा। अगर एक स्पेशली डिज़ाइंड LED लाइट को हम बहुत ही हाई स्पीड पर ऑन ऑफ करें, तो ये जो चेंजेस होगा ना, ये हमें जो ह्यूमन आइज़ है उसको नॉर्मली विजिबल नहीं होता, लेकिन रिसीवर उन चेंजेस को डिटेक्ट करके डेटा में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि LED लाइट रैपिड लाइट वेरिएशंस के थ्रू डेटा ट्रांसमिशंस का काम करता है और रिसीवर तक डेटा को पहुंचाता है। और इसी वजह से लाइफाई को ब्रॉडली लाइट बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। लाइट फिडिलिटी, अब लाइट फिडिलिटी में लाइट का मतलब तो हमने समझ लिया और हमें पता भी है फिडिलिटी का क्या मतलब होता है, तो ये समझते हैं। यहाँ पर फिडिलिटी का सेंस जो है वो एक्यूरेट और रिलायबल रिप्रोडक्शन और ट्रांसमिशन है। तो नाम को सिंपल वे में अगर हम समझें तो लाइट का मतलब हुआ लाई का मतलब हुआ लाइट और फाई का मतलब हुआ फिडिलिटी, यानी लाइफाई का मतलब हुआ लाइट फिडिलिटी। ये टेक्नोलॉजी विजिबल लाइट स्पेशली की जो LED बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है। आप लाइफाई और वाईफाई को कंपेयर करके भी याद कर रख सकते हैं। वाईफाई यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एंड लाइफाई का मतलब हुआ वायरलेस कम्युनिकेशन यूजिंग लाइट, और लाइफाई की फुल फॉर्म होती है हमारी लाइट फिडिलिटी। क्या होती है? लाइट फिडिलिटी। 34th क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें इंडिया में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का फर्स्ट MPhil प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था, ये आइडेंटिफाई करना है। पहले तो MPhil को समझते हैं। MPhil का मतलब हुआ मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ये एक ट्रेडिशनली पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री रही है जो कि मास्टर्स डिग्री के बाद एडवांस्ड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में MPhil प्रोग्राम का पर्पस स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथडोलॉजीज, एडवांस्ड स्टडी और इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए प्रिपेयर करना था। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि फर्स्ट MPhil प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ पर शुरू किया गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन के डेवलपमेंट में हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहा है, लेकिन इंडिया में फर्स्ट MPhil प्रोग्राम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो शुरू होने का क्रेडिट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को नहीं जाता। ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इंडिया में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का फर्स्ट MPhil प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना है कि इंडिया में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो MPhil का प्रोग्राम है वो 1978 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्टार्ट किया गया था और यही हमारा आंसर है। फर्स्ट MPhil प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1979 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में फर्स्ट MPhil प्रोग्राम पूछा गया है, फर्स्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का स्कूल या डिपार्टमेंट नहीं, ये फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस का कोर्स नहीं। एग्जाम में आपको वर्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट MPhil प्रोग्राम, यही आपके लिए सबसे बड़ा क्लू है। 1979 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 35th क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिसर्च जर्नल की क्वालिटी का इंडिकेशन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी या प्रेस्टीज को इंडिकेट करने के लिए हम ट्रेडिशनली इम्पैक्ट फैक्टर का यूज़ किया करते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर यानी IF एक जर्नल लेवल मैट्रिक है। ये जनरली बताता है कि किसी जर्नल में रिसेंट ईयर्स में पब्लिश हुए स्कॉलरली आर्टिकल्स को एवरेज में कितनी साइटेशंस मिल रही हैं।
और इसीलिए अगर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर रिलेटिवली हाई है तो जनरली उस जर्नल के आर्टिकल्स साइटेशन वाइज ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और विजिबल होंगे। अब लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि इम्पैक्ट फैक्टर को जर्नल की ओवरऑल क्वालिटी का परफेक्ट मेजर नहीं मानना चाहिए। ये मेनली साइटेशंस इम्पैक्ट इंडिकेट करता है, रिसर्च की एक्चुअल क्वालिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, इम्पैक्ट फैक्टर। ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर हमारी स्पेसिफिकली जर्नल लेवल मेट्रिक है और इसी वजह से रिसर्च जर्नल की साइटेशन इम्पैक्ट जो होता है या प्रेस्टीज को इंडिकेट करने के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऑप्शंस को भी एक एक करके देख लेते हैं। एच इंडेक्स की बात करते हैं। एच इंडेक्स रिसर्च इम्पैक्ट मेजर करने वाला इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, लेकिन ये प्राइमरली इंडिविजुअल रिसर्चर्स और ऑथर्स के स्कॉलरली आउटपुट और साइटेशंस को इम्पैक्ट या एसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हम एच इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जर्नल क्वालिटी का ट्रेडिशनल इंडिकेटर इम्पैक्ट फैक्टर है, ना कि एच इंडेक्स। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जी इंडेक्स है। जी इंडेक्स भी साइटेशन बेस्ड मैट्रिक है जो कि हाईली साइटेड पब्लिकेशंस को ग्रेटर वेट देता है। ये मेनली ऑथर्स रिसर्चर्स के रिसर्च इम्पैक्ट को एसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी जर्नल लेवल ट्रेडिशनल इंडिकेटर नहीं है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स पर्टिकुलरली गूगल स्कॉलर से एसोसिएटेड है। ये काउंट करता है कि जो रिसर्चर है उसके कितने पब्लिकेशंस को एटलीस्ट 10 साइटेशंस मिले हैं। इसीलिए ये जर्नल के ओवरऑल इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता और ना ही अप्रोप्रिएट हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, इन मैट्रिक्स को आपको याद रखना है कि किस चीज़ को मेज़र कौन सा जो मैट्रिक को मेज़र कर रहा है। जैसे कि इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो जर्नल्स को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। एच इंडेक्स और जी इंडेक्स दोनों का ही इस्तेमाल रिसर्चर्स और ऑथर्स को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और I10 इंडेक्स रिसर्चर और ऑथर ही करते हैं और ये गूगल स्कॉलर का है और इसमें हम एटलीस्ट 10 साइटेशंस से कंपेयर करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जर्नल की क्वालिटी या फिर इम्पैक्ट को कौन मेज़र करता है, तो वो इम्पैक्ट फैक्टर मेज़र करता है। हमारा आंसर होगा जर्नल की क्वालिटी को इम्पैक्ट फैक्टर मेज़र करता है। 36वां क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वाईफाई सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए किस टाइप की वेव्स का यूज़ करता है। पहले तो वाईफाई को सिंपल वे में समझ लेते हैं। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। जब आपका मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट वाईफाई राउटर से कनेक्ट होता है तो डिवाइस और राउटर के बीच में डेटा वायर के थ्रू नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रैवल करता है। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे कि एयर, वाटर या फिर सॉलिड। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं साउंड वेव्स, वाटर वेव्स और सिस्मिक वेव्स। लेकिन हमारा जो वाईफाई होता है, वाईफाई को ऐसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए मैकेनिकल वेव्स हमारा इनकरेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेडियो वेव्स। वाईफाई रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसीलिए ये एयर या फिर वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकती हैं। तो वाईफाई रेडियो वेव्स का यूज़ करता है जिससे कि वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। वाईफाई कॉमनली रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ और 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स पर यूज़ करता है। तो इसका सिंपल सा फ्लो होगा कि राउटर से रेडियो वेव्स निकलती हैं और एयर के थ्रू आपके डिवाइस तक पहुंच जाती हैं। इसी वजह से ऑप्शन बी यानी कि रेडियो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन सी है साउंड वेव्स। साउंड मैकेनिकल वेव्स होती हैं। साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम चाहिए होता है। वाईफाई डेटा को साउंड वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं करता है और इसीलिए सी हमारा इनकरेक्ट आंसर है। लास्ट ऑप्शन इज लाइट वेव्स। यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, लेकिन ऑर्डिनरी वाईफाई रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करता है, विजिबल लाइट का नहीं करता। लाईफाई ऑन द अदर हैंड, लाइट स्पेशली की एलईडी लाइट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि वाईफाई रेडियो वेव्स का यूज़ करता है और लाईफाई
लाइट का यूज़ करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। 37वां क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि CCF को किसने डेवलप किया था। सबसे पहले तो CCF को समझते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कॉन्टेक्स्ट में CCF की फुल फॉर्म होती है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ये बेसिकली बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में एक्सचेंज और कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करने की इनिशिएटिव थे। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक लाइब्रेरी A है और एक लाइब्रेरी B है। दोनों अपने बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स कंप्यूटर्स में स्टोर कर रही हैं। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट फॉर्मेट्स में स्टोर करें तो एक सिस्टम का जो रिकॉर्ड है वो दूसरे सिस्टम में ईजिली ट्रांसफ़र या फिर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो जो CCF है, CCF का बेसिक आइडिया यही था कि बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को एक कॉमन या फिर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आसान या इजी हो जाए। और इसी वजह से इसका जो नाम है वो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट ये रखा गया। अब इसको डेवलप किसने किया था? उसका आंसर है यूनेस्को, यानी कि CCF को डेवलप करने वाला ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है। अब यूनेस्को ने इसको क्यों डेवलप किया? तो अब यहाँ यूनेस्को का रोल समझते हैं। यूनेस्को का कंसर्न सिर्फ एजुकेशन और कल्चर तक लिमिटेड नहीं है। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, डॉक्यूमेंटेशन और बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल भी उसी के एरियाज़ में रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशंस सिस्टम्स के बीच में बिब्लियोग्राफिक डेटा एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए यूनेस्को ने CCF के डेवलपमेंट को प्रमोट किया था। और इसीलिए हमें याद रखना है कि CCF यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को डेवलप करने वाला ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है। ये एसोसिएशन एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे से याद रखना है। अगर एक लाइन में मैं इस पूरे चीज़ को समझाऊं आपको, तो डिफरेंट लाइब्रेरीज या सिस्टम्स में बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए कॉमन फॉर्मेट के लिए CCF को यूनेस्को ने डेवलप किया था। 38वां क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वेबोमेट्रिक्स टर्म किसने दी थी। सबसे पहले तो वेबोमेट्रिक्स टर्म का मतलब क्या होता है हम इसको समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसको कॉइन यानी इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। वेबोमेट्रिक्स का सिंपल सा मीनिंग होता है वेब को क्वांटिटेटिव मेथड से स्टडी करना या फिर मेज़र करना। जैसे कि बिब्लियोमेट्रिक्स में हम बुक्स, आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस और साइटेशंस को क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं, वैसे ही वेबोमेट्रिक्स में हम वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन, वेबसाइट्स, हाइपरलिंक्स, वेब पेजेस, वेब साइटेशंस, वेब विजिबिलिटीज़ को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम एनालाइज करें किसी यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स को कितनी वेबसाइट्स लिंक कर रही हैं या किसी वेबसाइट्स की वेब विजिबिलिटी कितनी है, वेबसाइट्स के बीच में हाइपरलिंक्स का पैटर्न क्या है, तो या फिर वेब पर इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो ये सब जो हम स्टडी कर रहे हैं ये वेबोमेट्रिक्स का ही स्कोप में आते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वेबोमेट्रिक्स टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी, किसने कॉइन की थी। तो चलिए ऑप्शन से अब इसका आंसर समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एस आर रंगानाथन जी। तो रंगानाथन जी का नाम बिब्लियोमेट्रिक्स की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वेबोमेट्रिक्स टर्म उन्होंने कॉइन नहीं किया था। उनका जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन था वो लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कॉलन क्लासिफिकेशन से ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एलन प्रिचर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्पेशल अटेंशन देना है। एलन प्रिचर्ड का नाम बिब्लियोमेट्रिक्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। उन्होंने 1969 में जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में अपने आर्टिकल स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोमेट्रिक्स पब्लिश किया था, जिसमें कि बिब्लियोमेट्रिक्स टर्म को पॉपुलर और इस्टेब्लिश करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था। लेकिन बिब्लियोमेट्रिक्स नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे वेबोमेट्रिक्स पूछा गया है, तो इसीलिए एलन प्रिचर्ड जो कि बिब्लियोमेट्रिक्स से कनेक्टेड है वो इसका आंसर नहीं हुआ। फिर थर्ड ऑप्शन है हमारे पास नेलिमोव मुलचेंको। तो नेलिमोव एंड मुलचेंको का नाम साइंटोमेट्रिक्स के डेवलपमेंट और हिस्ट्री से ज़्यादा एसोसिएटेड है। उन्होंने 1969 में नोकोमेट्रिया नाम की वर्क पब्लिश की थी और उसमें साइंटोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था।
इसीलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज एलमाइंड एंड इंगवर्सन। एंड पीटर इंगवर्सन और इसाक के एच एलमाइंड ने 1997 में जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में एक पेपर पब्लिश किया और उसमें इंफॉर्मेटिक एनालिसिस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब मेथडोलॉजिकल अप्रोच टू वेबोमेट्रिक्स, यहाँ पे वेबोमेट्रिक्स वर्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि वेबोमेट्रिक्स टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका आंसर है एलमाइंड एंड इंगवर्सन। 1997 में 1997 में एलमाइंड एंड इंगवर्सन ने वेबोमेट्रिक्स वर्ड को कॉइन किया था। 39th क्वेश्चन है ये। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लाइब्रेरी साइंस की फर्स्ट इंग्लिश जर्नल कौन सी थी जो कि इंडिया में पब्लिश हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाइब्रेरी मिसलेनी। इसका पब्लिकेशन 1912 में बड़ौदा, जो कि आज का प्रेजेंट डे वडोदरा है, उससे शुरू हुआ था। रिलायबल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की लिटरेचर ऑल्सो आइडेंटिफाई लाइब्रेरी मिसलेनी एज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी जर्नल इन इंग्लिश। अब लाइब्रेरी मिसलेनी को समझो क्या है। लाइब्रेरी मिसलेनी एक क्वार्टरली जर्नल था जो कि बड़ौदा स्टेट के लाइब्रेरी मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिश हुआ था। इसका फर्स्ट जो इशू था वो अगस्त 1912 में आया था। JS कौडलकर इसके फर्स्ट एडिटर थे। इसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जर्नल इंग्लिश में, गुजराती और मराठी तीनों भाषाओं में पब्लिश हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली फर्स्ट इंग्लिश जर्नल जो पूछा गया है तो इंग्लिश उसकी पब्लिकेशन लैंग्वेजेस में से एक थी और ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल कनेक्शन आप समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी मिसलेनी का डेवलपमेंट जो है वो W.A. बोर्डन, जो कि बड़ौदा में लाइब्रेरियन थे, कि लाइब्रेरी मूवमेंट एफर्ट से भी एसोसिएटेड किया जाता है। तो फर्स्ट क्यों है, क्योंकि 1912 में लाइब्रेरी मिसलेनी स्टार्ट होने से इंडियन लाइब्रेरी जो प्रोफेशन है उसको एक फॉर्मल पीरियोडिकल कम्युनिकेशन चैनल मिल गया था। एंड लाइब्रेरियंस और लाइब्रेरी वर्कर्स जो थे वो अपने आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस और लाइब्रेरी मूवमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इस पीरियोडिकल के थ्रू शेयर कर सकते थे। इसलिए आपको याद रखना है कि 1912 में बड़ौदा में लाइब्रेरी मिसलेनी, जो कि फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी जर्नल इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। 40th क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रीडिंग आउट ऑफ बुक्स का प्रोसेस किस लॉ से एसोसिएटेड है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें रंगनाथन जी के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में से 5th लॉ को समझना होगा। यहाँ पर फीडिंग आउट का मतलब गार्डनिंग वाला वेड्स निकालना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट में इसका जो मतलब है वो हो गया कि लाइब्रेरी कलेक्शन से आउटडेटेड, डैमेज्ड, ऑब्सलीट, डुप्लीकेट, इररेलेवेंट या फिर जो नो लॉन्गर यूजफुल बुक्स मटेरियल से उसको सिस्टमेटिकली रिमूव करना। इस प्रोसेस को वीडिंग या फिर डिसलेक्शंस कहते हैं और ये डायरेक्टली कनेक्टेड आपके 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से, जो कि है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ऑप्शन डी 5th लॉ हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब 5th लॉ को डीपली समझते हैं। रंगनाथन जी ने कहा लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग सिस्टम होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी है उसको इमेजिन करो, जब हम ग्रो करते हैं तो सिर्फ हमारे नए सेल्स ऐड नहीं होते हैं, कुछ ओल्ड और डैमेज्ड सेल्स रिप्लेस और रिमूव भी होते हैं। लाइब्रेरी भी सिमिलर है। लाइब्रेरी को कंटिन्यूसली ग्रो करना है, लेकिन ग्रोथ का मतलब ये तो नहीं कि बस नई किताबें खरीदते जाओ और पुरानी हर बुक जो हमारे पास उसको फॉरएवर शेल्फ पर रखते रहो। अगर लाइब्रेरी में कंटिन्यूसली न्यू बुक्स ऐड होती रहें और आउटडेटेड, अनवांटेड जो मटेरियल है उसको रिमूव ही ना किया जाए तो शेल्फ्स जो हैं वो ओवरक्राउडेड हो जाएंगे। और इसीलिए लाइब्रेरी कलेक्शन में न्यू यूजफुल रिसोर्सेज ऐड करना, ओल्ड ऑब्सोलीट रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करना, अनवांटेड रिसोर्सेज को वीड आउट करना और कलेक्शन रिमेन्स अनहेल्दी एंड यूजफुल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही 5th लॉ का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। लेकिन रीडिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। सपोज़ करो एक लाइब्रेरी 20 साल पुरानी है, अब उसमें 20 साल पुरानी कंप्यूटर साइंस की किताबें भी रखी हुई होंगी, जिसमें कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन्स, ओल्ड प्रोग्रामिंग मेथड्स और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी भी एक्सप्लेन की गई होगी। अब आज का स्टूडेंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जिसको सीखनी है, अगर लाइब्रेरी की उन ओल्ड बुक्स को बिना इवेलुएट किए कंटिन्यूसली प्रिजर्व करें तो शेल्फ पर स्पेस अननेसेसरीली ऑक्यूपाई होगा, यूजफुल न्यू बुक्स के लिए स्पेस कम पड़ जाएगा और यूजर्स को आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। कलेक्शन की ओवरऑल यूजफुलनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए लाइब्रेरियन को कलेक्शन इवेलुएट करके ऑब्सोलीट मटेरियल को वीड आउट करना पड़ता है। इसीलिए वीड आउट ऑफ बुक्स लाइब्रेरीज में बहुत ज़रूरी है।
वीडिंग आउट ऑफ बुक्स आपका 5th लॉ से कनेक्टेड है। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको याद रखना है। एक और सिंपल सा एग्जांपल बताऊं जिससे कि आप इसे परमानेंटली याद रखेंगे। इमेजिन करो कि लाइब्रेरी एक गार्डन है। अगर गार्डनर सिर्फ नए प्लांट्स लेकर आके लगाता रहे लेकिन जो डेड प्लांट्स है या फिर अनवांटेड ग्रोथ है उसको कभी रिमूव ही ना करे तो गार्डन अनहेल्दी रहेगा। एग्जैक्टली द सेम वे लाइब्रेरी ग्रोथ अगर करनी है तो उसमें एडिशन भी होगा, रिमूवल भी होगा और मॉडिफिकेशन भी होगा। इसीलिए रंगनाथन जी का 5th लॉ कहता है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म और वीडिंग आउट इज़ ग्रोइंग, इस ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का हेल्दी और यूजफुल बनाए रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए हमारा फाइनल आंसर हुआ 5th लॉ। ऐसे ही नेक्स्ट PYQ के लिए हमारे चैनल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय।